अस्सलाम वालेकुम। शोहदाए वतन को सलाम। ये आज के प्रोग्राम का सबसे पहला हमारा मैसेज है। जो पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते हैं वो बड़े लोग हैं और उन सबको हमारा सलाम है, और उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को, सबका उनका एहसान है पाकिस्तानी कौम के ऊपर। आज एक हादसे में 19 अफराद पाकिस्तानी फ़ौज या सिविल आर्म फोर्सेस के शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश किया ड्यू टू टेक्निकल रीज़न्स। उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि तकनीकी ख़राबी क्या थी, लेकिन उसमें सवार तमाम 19 अफराद जो हैं उनकी शहादत हो गई। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता कि उसमें कौन थे, लेकिन ये सारे लोग जो पिछले चंद एक रोज़ में दहशतगर्दी के वाक़यात में भी जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, सबको पाकिस्तानी पूरी कौम की तरफ से उन सबको सलाम है। पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर जवाब में कार्रवाई की, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जवाब में पाक अफ़गान बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, वो बहुत मौसर थी और उससे मज़ीद मौसर करनी चाहिए, ताकि किसी एक जान का भी जो ज़िया है पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर, वो सिविल से हो, वो पुलिस से हो, वो फ़ौज से हो, सिविल आर्म फोर्सेस से हो, किसी एक की भी शहादत अगर बॉर्डर पार से आके कोई दहशतगर्दी से कर रहा है तो उसको रोकने के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस बात का अंदेशा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए कि पाकिस्तानी बॉर्डर की कोई खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी इलाकों में आएगा और यहाँ पर आकर दहशतगर्दी फैलाएगा। तो ऐसे तो जितने भी फितने हैं ना, उनका मुकम्मल ख़ात्मा करना वो हमारी कौमी ड्यूटी होना चाहिए। 25 करोड़ लोगों की, सिर्फ फ़ौज की नहीं, 25 करोड़ लोगों की। और जिन्होंने कार्रवाई की है उनको शाबाश देकर और इंकरेज करना चाहिए कि इंश्योर करें कि वतन अज़ीज़ में मुकम्मल अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए जो भी कार्रवाई ज़रूर करें। तो आज के प्रोग्राम में हमारे 2 टॉपिक होंगे। पहले तो ईरान वाला इशू है, उसके ऊपर हमारे साथ होंगे सरदार मसूद खान साहब। उनसे पूछेंगे कि कहाँ जाके ये बात बैठेगी। 2-3 रोज़ के माहदे की बात कर रहे थे, तो 2-3 रोज़ कब ख़त्म होंगे? कोई 38 टाइम्स CNN ने काउंट किया है कि ये US प्रेसिडेंट जो हैं वो इस बात को दोहरा चुके हैं कि ईरान इज़ बेगिंग फॉर ए डील, और बस जल्दी ही मुआहदा होने वाला है। और मेन हमारे प्रोग्राम का फोकस होगा बजट के ऊपर जो 12 जून को पेश हो रहा है। पाकिस्तान ने 4% ग्रोथ का और 8.2% अफरात ज़र का अगले साल के लिए हदफ रखा है। कोई तीर नहीं मारा है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ को सामने रखते हुए ये नंबर जो हैं ये सिर्फ तकलीफ़ में इजाफा तो करेंगे और कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आते। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका होंगे, सरदार मसूद खान, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार और फॉर्मर प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। सरदार मसूद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं मौसमियाती तब्दीली के, शफ़ी जान साहब PTI से, और जावेद कुरैशी साहब पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल से। सबको, डॉक्टर साहब आपको भी और बाकी सब मेहमानों को भी खुशामदीद। सरदार मसूद साहब आपसे आगाज़ करूँगा। ट्रंप साहब के 2-3 दिन कब पूरे होंगे? हम तो अब थक गए हैं जी रोज़ उनके दावे सुन के। देखिए, इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं मुश्किल तरीन मरहले में दाखिल हो चुके हैं, और इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो कतर का एक वफ़द तेहरान में मौजूद है। आपको पता है कि पहले जो है हमारे वज़ीर दाखिला वहाँ गए थे, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, और वज़ीर आज़म का एक पैगाम लेके। तो सफारतकारी भी मुतवाज़ी तौर पर मुतहरक है, और आप देख रहे हैं कि आबदाए हरमूज़ के इर्द गिर्द और ख़ास तौर से खलीज फ़ारस के तूल व अर्ज़ में जंग जारी होती है या भड़क उठती है, यानी एक किस्म का फ्लेयर अप हो जाता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। जो सदर ट्रंप है वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मुआहदा हो जाए। उन्हें कुछ प्रेशर है इसराइल की तरफ से, और दूसरा जो है मेगा कंस्टिट्यूंसी की तरफ से, ख़ास तौर से जो मेगा रिपब्लिकन्स हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बड़ा बैकलैश आया था जब उन्होंने खुशी का इजहार किया था कि एक बहुत ही माकूल दस्तावेज़ उनके हाथ आई है ईरान की तरफ से, और वो उसे कबूल करने वाले थे। और ईरान जो है वो तो अमेरिका के ऊपर एतबार ही नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद जो सदर पज़ेशकियान का आज का बयान है वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जब रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी अपनी शहादत से पहले उन्होंने ये कहा था कि नो वॉर नो पीस का ये सिलसिला ख़त्म करें, अमेरिका के साथ हमेशा ये ताल्लुक़ हमारा नहीं रह सकता, आप इन मामलात को हल करें। जिसका मतलब यह है कि ईरान अपनी आमादगी का इजहार कर रहा है। जो तीसरा बड़ा मसला है, जो मुज़ाकरात का अमल किसी मंतक़ी नतीजे पर नहीं पहुँच रहा या फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल नहीं हो रहा, तो उसकी बुनियादी वजह इसराइल की कार्रवाई है, जो कि लबनान में, गज़ा में और मक़बूज़ा फ़लस्तीन में, आज भी मक़बूज़ा फ़लस्तीन में उसने 19 नई गैर कानूनी सेटलमेंट्स का ऐलान किया है, और वहाँ तकरीबन 7 लाख के करीब जो है इसराइली गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं।
तो वो एक नई स्ट्रेटिजिक रियलिटी वहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वो गज़ा में उसका 65% इलाके के ऊपर कब्ज़ा है, और आज एक उसी तरीके से जो है अगर आप देखें कि मकबूजा फ़लस्तीन में उसे वो एनेक्स करना चाहता है, मुंसलिक करना चाहता है रियासत इसराइल से, और लबनान के 2000 मुरबा किलोमीटर के ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया है, और उसके शुमाल में भी हमले कर रहा है, बल्कि उसने बैरूत के जनूब में भी हमला किया। आज एक सख्त तरीन बयान जो है वो सदर अर्दवान की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि इसराइल को क़ानून के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने कहा, उन्हें धमकी दी है कि जो तुर्की की सिक्योरिटी है वो तुर्की की सरहदों से शुरू नहीं होती, ये लबनान से शुरू होती है, अलेप्पो से शुरू होती है, और दमिश्क से शुरू होती है। और उन्होंने कहा कि ये जो आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि खुदा ताला ने आपको इस ख़ित्ते का वादा किया हुआ है या पट्टा लिख के दिया हुआ है, तो हम इस ख्वाब को कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। और इसका मतलब यह है कि एक नया एक्टर सरदार मसूद साहब, एक खबर चलना शुरू हुई थी कि कतर से और यूएई से वो जो उनके फ्रोज़न एसेट्स हैं ईरान के, पार्शली अमेरिका दूसरी तरफ देखेगा और कुछ पैसे उसमें से शायद ईरान को रिलीज़ हो जाएंगे एज ए फर्स्ट स्टेप या एज ए CBM, और बाकी चीज़ों के ऊपर फिर ईरान आगे बढ़ेगा और इब्तदाई तौर पर एक MOU पे साइन कर लेंगे। ये पिछले 3, 4, 5 रोज़ से ये बात यहाँ अटक गई है, उससे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ी। आगे बढ़ने का इम्कान है या अभी और तनाव बाकी है? आज कतर का एक, मैंने जैसे कहा कि वो एक वफ़द तेहरान में मौजूद है, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि इसी मामले के ऊपर कोई ना कोई अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा हो जाए। यहाँ तेहरान जाने से पहले ये लोग वाशिंगटन गए थे, वहाँ भी उन्होंने मुशावरत की है। जब अब्बास अराक्ची और चीफ नेगोशिएटर बाकर कालिबाफ कतर गए थे तो उस वक्त 12 बिलियन की बात हो रही थी, अब 24 बिलियन की बात हो रही है। लेकिन सदर ट्रंप जो है वो मुकर गए थे। उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो कारकर्दगी देखूंगा, उसके बाद ये रकूम वागज़ार करूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ बात अटक गई थी। ईरान ने इसरार किया कि अगर आप अपना हरमुज़ को खोलना चाहते हैं तो उसके साथ साथ 2 चीज़ें करनी होंगी। एक जो आपका बहरी मुहासरा है या जो नेवल ब्लॉकेड है उसे ख़त्म करना होगा, और दूसरे जो है ये जो मुंजमद असासे हमें हमारे इनको रिलीज़ करना होगा। अभी 24 बिलियन की बात हो रही है। अब इसमें जो आपने जैसे इशारा फरमाया है कि जनाब वो यकमुश्त ये रकम अदा कर देंगे या बिलअक़सात देंगे, ईरान इसरार कर रहा है कि ये यकमुश्त दे दी जाए। और सिर्फ उसके ये 24 बिलियन डॉलर्स नहीं हैं, क्योंकि जो अमेरिका के पाबंदियों की वजह से और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की या उनकी पाबंदियों की वजह से जो लगभग 100 बिलियन डॉलर्स के ईरान के मुंजमद असासे हैं, तो ईरान की कोशिश है कि अगर ये इनका बैरियर अमेरिका का हट जाए तो बाकी ममालिक जो साउथ कोरिया है, हिंदुस्तान में भी कुछ हैं, बल्कि उसके बाद जापान है और दूसरे मगरबी ममालिक में वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसमें ख़तरा ये है इसराइल को और खलीजी रियासतों को कि अगर ये सारी की सारी रियायतें ईरान को मिल गई तो वो तो ख़ित्ते का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा, मुस्तहकम भी होगा, खुशहाल भी होगा, क्योंकि उसके पास तेल के इतने ज़्यादा ज़खायर हैं कि वो डोमिनेट कर सकता है इस रीजन को, और इसकी इम्प्लिकेशन है उनकी सिक्योरिटी के लिए, पोस्ट वॉर सिक्योरिटी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद साहब। क्या डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बजट सर के ऊपर है और रीजनल सिचुएशन को सामने रखें तो महंगाई पाकिस्तान में वो नागुज़ीर थी तेल की कीमतों की वजह से हुई भी, जो लास्ट नंबर है 11.8 या 9% पे चला गया। अगले साल हम ग्रोथ की आस लगाए बैठे थे, वो पूरी होती नज़र नहीं आती, इन्फ्लेशन भी ऊपर और ग्रोथ भी कम। जी, तो बड़ी मुश्किल हमारे सिचुएशन है। हमने 2 साल लगा के इकॉनमी को स्टेबलाइज किया बड़े आहिस्ते से। आपको याद होगा जब पहली मरतबा वो हमारी मुश्तरका हुकूमत बनी थी तो हम तकरीबन लोग शर्तें लगा रहे थे कि बैंकरप्ट हो जाएंगे, और बातें ये हो रही थी कि कब होंगे। आप ही के प्रोग्राम में हम आते थे, वो हमारे बॉन्ड्स की जो ट्रेडिंग वैल्यू हो चुकी थी वो लोग मुआवजा करते थे कि श्रीलंका भी 30 पे आ गया था, 40% पे आ गया था, कुछ ऐसी बातें होती थी। लेकिन वही भी बॉन्ड जो है वो अपनी पार वैल्यू पे आ गया वापस स्टेबिलिटी के हवाले से, और हमारे ज़खायर में भी इजाफा हुआ, हमारी तरक्की की शरह में भी बेहतरी आई। और इस साल आपकी ग्रोथ रेट पिछले साल से कम है।
जी, मगर हालात आपके सामने हैं। 3.7% आपकी ग्रोथ है जी, पॉपुलेशन ग्रोथ भी 2.5% पे है। जी तो बस देखिए, मैं आप इस बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुवाजना करें दीगर ममालिक से जहाँ पे अनरेस्ट हुए हैं, जहाँ पे तेल की लाइनें लगी, जहाँ पे लोग मरे हैं, जान से गए हैं, जहाँ पे सर श्रीलंका का इस इलाके में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है जी, वहाँ तेल शेल के क्राइसिस आए, लेकिन उसने अपनी कौम को पढ़ाया हुआ है उन लोगों ने। मैं 36 सालों से रिपोर्टिंग करते मुझे हो गए, मैंने इस कौम को इसी स्वाय दर्स के कुछ देते हुए हुकूमत किसी को देखा नहीं कि हम स्टेबलाइजेशन मोड में बेल्ट टाइटनिंग करने। अनपढ़ कौम हमने पैदा की है, अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स पैदा कर ली है, उनको हम कुछ देते नहीं हैं काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या होप नहीं देते उनको। हम क्या कर रहे हैं इसके साथ? देखिए 25 करोड़ लोग हैं जी। बुनियादी जो मसला है वो कंपैटिटिवनेस का है, और आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा ये बात समझते हैं कि जैसे ही हम ग्रो करने की तरफ जाते हैं, हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। वो जो अदम तवाज़न है उसकी वजह से जैसे ही हम 4-5%, 5.5% के करीब कहीं पहुंचना शुरू करते हैं, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ता जिस तेज़ी से हमारी इंपोर्ट बढ़ रही होती है। इस साल एक्सपोर्ट पिछले साल से भी कम है जी। तो जैसे ही वो अदम तवाज़न का हम शिकार होते हैं तो हमें ब्रेक लगानी पड़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, अपनी इकॉनमी में मॉनेटरी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। इस वजह से इस वक्त जो फंडामेंटल चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मार्केट प्लेस जो है उसको कंपेटिटिव किया जाए। आपने देखा है कि इतने मुश्किल वक्त में जिस तरह से टैरिफ्स को कम किया गया है ताकि अब हमारी अपना जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है वो कंपेटिटिवनेस की तरफ आए प्रोटेक्शन के बजाय, वो उसकी वजह से हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कंपेटिटिव होता चला जाएगा। आस है ये आपकी बात देखें नहीं, एक मिनट, घड़ी भर को स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता कि आउटकम आ गई है, लेकिन जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, और अभी इंशाल्लाह मैं तो क्योंकि कम करने के बाद 1% आपने दोबारा बढ़ा भी दिया पॉलिसी रेट, लेकिन मैं वही दोबारा आ रहा हूँ कि जिस तरह बजट की, क्योंकि मैं टीम का हिस्सा नहीं हूँ, इस वजह से मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा लिबर्टी है उस पर बात करने के लिए, तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से बड़ी ये कोशिश है कि बर्डन। डॉक्टर साहब आप खुशकिस्मत हैं कि आप बजट टीम का हिस्सा नहीं है, वो तो अपनी कहानी में नहीं बयान कर सकते। टैक्स रेवेन्यू का टारगेट मिस कर दिया, ग्रोथ का टारगेट मिस कर दिया, एक्सपोर्ट्स का टारगेट मिस कर दिया। चले आपकी बात ठीक, आपकी बात कुछ भी अचीवमेंट नहीं है आपकी झोली में जो बताएंगे हमने ये कर लिया। अच्छा चलिए ऐसे कर देते हैं। आप जानते हैं, आप टैक्सेस के अंदर इजाफत देख लें, आप टारगेट की बात कर रहे हैं ना, मगर आज से 3-4 साल पहले की जो टैक्स कलेक्शन थी वो देख लीजिए और आज की टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, और वो तकरीबन दुगना हो चुकी है। 25% कटता था, अब 40% कटता है। मैं आपकी बात 100% काटने और बढ़ जाएगा। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये स्ट्रेस सबको उठाना पड़ रहा है, लेकिन पहली मर्तबा रिटेल की जो हमारा जो पूरा सेक्टर है उसने वॉलंटरीली, ये नहीं कि कोई दबाव के तहत, शायद नहीं, इसमें शायद तो नहीं। नवाज शरीफ साहब की जो पहली हुकूमत थी ना 1993 वाली, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसमें उन्होंने ट्रेडर्स के साथ शटर पावर हम लिखा करते थे अखबारों में, उस वक्त मुआहदा किया था आसान टैक्स स्कीम का। आज तक मुआहदे 29 हो चुके हैं, एक भी कामयाब नहीं है। ये बताइए कि इस तरह जिस तरह आके तमाम ट्रेडर एसोसिएशंस ने जिस तरह ऐलानात किए हैं, जिस तरह इसको सपोर्ट किया है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले शब्बर जैदी साहब को चेयरमैन लगाया गया था, ये सारे ट्रेडर्स को लेके आप पारा गए थे, आप पारा वहाँ बिठा के इन्होंने सुलह सफाई से एग्रीमेंट किया था, 4 बंदों ने भी टैक्स नहीं था दिया। सर वो शफी जान साहब से शफी जान साहब, आज तो सोहेल अफरीदी साहब फिर क्या बातें करके आए, कुछ हमें भी बताएं, कुछ सूबे के हवाले से आपने बातें करनी थी, कुछ लेन देन का मामला तय होना था। सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक आज की NSC की जो मीटिंग थी उसकी बात है, तो खैबर पख्तूनख्वा जो मुकदमा कई अरसे से सोहेल अफरीदी साहब अपने NFC का लड़ रहा था, अपने वाजिबात का लड़ रहा था, उसमें आज हम किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। और आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छी खबर ये है कि जो NFC का हमारा शेयर था, जो हम ज़म अज़ला की बात करते थे कि उसको अपडेट ही नहीं किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिवली तो खैबर पख्तूनख्वा का वो हिस्सा बन गए हैं, लेकिन फाइनली
फाइनेंशियली वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं बने थे। आज ये यकीन दहानी कराई गई है कि अगर 11 NFC का इजलास नहीं होता, जो 7 NFC है उसको अपडेट कर दिया जाएगा सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए 180 दिनों में। फिर इसके साथ साथ एक हमारा केस गंदम का था पास्को के साथ, क्योंकि हमने ख़रीदारी की थी कोई तकरीबन 1,75,000 टन का और हम 25,000 टन उसमें से ले चुके थे और 1.5 लाख टन हमारा रहता था। और पास्को ये कह रहा था कि आपको अभी जो गंदम मिलेगी वो नए रेट पे मिलेगी, जो पुराना रेट था वो 4,000 के लगभग था। तो वो बात आज वो जो हमारा पुराना एक मुआहदा था वो बहाल हो गया है। और जो गंदम की तरसील को इन्होंने रोका हुआ था, जो चेक पोस्ट इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर्स पे बनाए थे, उसको मिलेंगे आपको, जो जाम इज़ला वाला शेयर आपको मिलना है, जो जाम इज़ला वाला आपको इजाफी रेवेन्यू मिलना है, वो कितना है, परसेंटेज कितनी है या एब्सोल्यूट टर्म में कोई भी अगर फिगर है तो वो तो बता दें। नदीम साहब, अभी हमें 14% NFC का शेयर मिल रहा है, उससे हम तकरीबन 17% पे पहुंच जाएंगे। तो ये 2.5 से 3% का इजाफा होगा हमारे शेयर में। फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि NHA की एक हमारा इशू था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बस टर्मिनल हम बना चुके हैं और वो तकरीबन तैयार भी है और कुछ दिनों में CM आफरीदी साहब उसका इफ्तिताह भी करेंगे। लेकिन उसके लिए एक NOC NHA की रिक्वायर थी, क्योंकि आगे जो रोड उसको लगता है जो एंट्री जहाँ से उसकी बनेगी वो NHA की रोड से बनेगी, तो वो मसला हल कर दिया गया है। फिर इसके साथ साथ जो हमारा करंट साइट पे एलोकेशन था मर्ज एरियाज़ का, उस पर बात हुई। तो आज सूबे के हुकूक के हवाले से एक बहुत पॉजिटिव रही ये आज की मुलाकात। अरे कमाल हो गया। आज PTI से मैंने जितने सालों में प्रोग्राम किए हैं ना, पहला प्रोग्राम मेरा ख्याल ऐसा शुरू हुआ है जिसमें PTI रिपोर्ट कर रही है कि आज उसने हुकूमत से सब कुछ हासिल कर लिया। उनका शेयर 14% से बढ़ के NFC में 17% चला गया। उनको NHA से वो परमिशन मिल जाएगी अपनी बस टर्मिनल को लिंक करने की। उनको गंदम का इजाफी कोटा मिल गया। तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आज तो कुछ बांटना चाहिए आपको। जी, मैं PTI से सब अच्छे की रिपोर्ट आई है सर। जी, मैं शफी जान साहब का बड़ा एहतराम भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो फेयर, वो चाहते तो इसको पोलिटिसाइज़ कर सकते थे, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़ा बैलेंस्ड व्यू दिया है। और मैं आपको जो शुरू में कहने की कोशिश कर रहा था वो यही था कि जैसे जैसे ये परतें खुलती चली जाएंगी बजट की, आपको उसमें वो जो रिलीफ ढूंढना पड़ेगा अच्छा काम कौन सा। नहीं, चलिए आप मैं मेरी आपकी तो बड़ी पुरानी दोस्ती है, आप बुलाएंगे तो मैं हाजिर होता ही रहूँगा। और बजट के बाद तो वो बढ़ भी जाता है हमारा आना जाना। तो मेरे ख्याल में आपको बजट के अंदर बहुत से ऐसे अवामिल मिलेंगे जो सवालात उठाए जा रहे हैं जिन पर तबसरा इस वक्त मुनासिब नहीं करना, लेकिन टैक्स खबर अच्छी बता रहे, मेरी सैलरी से टैक्स कम होगा तो मैं खुश हो जाता हूँ। नहीं, आपको तो क्यों नहीं हम खुश करेंगे। आप तो खुश नहीं करेंगे तो फिर हम ये ब्रेकिंग खबर चलाएं जी, फिर सैलरी से टैक्स कम हो रहा है। आप ब्रेकिंग करें कि मैं खुश हो जाऊं। लेकिन आपको ये बताए ना, फिर ये ना हो कि लोगों को पता चल जाए कि आप कितने दौलतमंद आदमी। ये ना हो कि आपका गिला कहीं आप कहें कि वो आप इतने ढेर पैसे कमाते थे। शफी जान साहब, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जिसमें PTI को, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, वो सारों को हाथ मिलाना चाहिए, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी की हालत है। महंगाई बेपनाह है। इन्फ्लेशन किसी ज़माने में 40% पे चली गई थी, उससे कम भी आ गई है, तो हम डबल डिजिट के अभी भी करीब चले गए हैं दोबारा मई में। तो ये वरी सम है, लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन, जिसमें लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और ये जो ग्रोथ का भी नंबर है पता नहीं कैसे निकालते हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। सिलाबों के बावजूद एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिखा दे तो वो बस अल्लाह ताला उसका उन लोगों को हदायत देनी चाहिए। लाइफ स्टॉक में ग्रोथ ढेर सारी दिखा के उन्होंने नंबर ऊपर ले गए। तो कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियों में कुछ तो बेहतरी आ जाए, किसी की कोशिश से आए, लेकिन आप सारे मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करें इस काम में। देखिए, नदीम साहब और मुसद्दिक साहब भी हुए हैं और बड़ा रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन अभी भी बजट के इशू पे गवर्नमेंट की साइड जो है वो क्लियर नहीं है। पहले इन्होंने 5 की तारीख दी, फिर 10 तारीख दी गई है और अब 12 की तारीख ये कह रहे हैं। और जब भी बजट पेश होगा तो CM आफरीदी साहब जो हैं वो अपने पार्लियामेंटेरियंस के हमरा वहाँ एहतजाज भी हम रिकॉर्ड करेंगे, हमारे MNAs भी हमारे साथ होंगे। देखिए, बात अगर आम आदमी की करें तो हम तो डे 1 से ये कह रहे हैं। देखिए, ये वाहिद वज़ीर
वज़ीर आज़म है जो 5वीं बजट पेश कर रहा। PDM की गवर्नमेंट में भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, तो ये उनका 5वां बजट है। अगर 5वें बजट में भी ये अपना विजन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि फिर मौजूदा वज़ीर आज़म की एक जो कैपेसिटी है वो ही नहीं है। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो मुसलसल 5वां बजट पेश कर रहा है, लेकिन 5 बजट पेश करने में भी इनको मुश्किलात है। कभी ये पीपल्स पार्टी के दर पे जाते हैं, उनके कुछ रिजर्वेशन है, उनको मनाने की कोशिश होती है। देखिए तहरीक इंसाफ तो डे 1 से आम आदमी की बात कर रही है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट देख लें, अगर आप गुर्बत की इस वक्त तकरीबन 45% गुर्बत तक बात पहुंच चुकी है, मतलब आपकी 12.5 करोड़ की आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। बेरोज़गारी की आपने बात की, पाकिस्तान इस वक्त 41 साला बुलंद तरीन जो बेरोज़गारी का रेट है वो इस वक्त पाकिस्तान में है। फिर इकनॉमिक कंडीशन आपके सामने है, जो मिनिमम डेली वेज है वो 40,000 खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि 40,000 में कई लोगों को नहीं मिलता है। तो ये वाहिद हुकूमत है जिसको मौका मिल रहा है कि वो मुसलसल 5वां बजट पेश कर रहे हैं और मुसलसल 5वें बजट में भी इनको मुश्किलात हैं। आम आदमी की ज़िंदगी इस हुकूमत में बेहतर नहीं हुई बल्कि तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। मुल्क भी इकनॉमिक कंडीशन अगर आप देख ले, अभी भी हम एक दोस्त से कर्ज़ा लेते हैं, दूसरे दोस्त को वापस कर देते हैं। ये कहते थे कि हमने सिफारतकारी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली, लेकिन आपको अभी भी पिछले दिनों आपको याद होगा कि हमारे दोस्त मुल्क हमसे कर्ज़ा वापस मांग रहे थे, फिर हमने किसी एक दोस्त मुल्क से कर्ज़ा लेके दूसरे दोस्त मुल्क को दिया। अगर ये सिफारतकारी कामयाब है तो फिर इनको मुबारक हो। और आपने GB के इलेक्शन भी देख लिया कि इनकी जितनी भी बयानी से शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जो स्ट्रेटजी है वो तो यही होनी चाहिए, जॉब क्रिएशन, रिवाइवल ऑफ ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन। जी देखिए सर, मैं आपको एक बड़ा खाका बता देता हूँ क्योंकि उससे बजट से डायरेक्टली बजट पे नहीं मैं कमेंट कर सकता। देखिए 2 किस्म की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो बड़ी सामने आ रही हैं, यानी मुल्क को एक तरह से बाइफरकेट किया गया है अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में, क्योंकि इनके मसाइल मुख्तलिफ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ। रूरल एरियाज़ में 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जिस पे परसों भी एक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा तफसीली जायज़ा लिया और मुल्क के तमाम मायनाज एग्रीकल्चरिस्ट वहाँ पे बुलाए हुए थे। उसका पहला तो मुकदमा जो है वो प्रोडक्टिविटी का है, जिसमें सीड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उसको ईज़ आउट किया जाएगा, उसकी रिसर्च की जाएगी और ये क्लाइमेट के हवाले से भी और प्रोडक्टिविटी के हवाले से भी उस पर काम किया जाएगा। दूसरी जो चीज़ दही इलाकों में जिस पे फोकस किया जा रहा है वो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं। आपको परसों भी हमने इस पे बहुत बात की कि 30 से 35% हमारी जो पेरिशेबल गुड्स हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, वो तो मार्केट में पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। ये मेरे भाई बैठे हैं शफ़ी जान साहब, यहाँ से बहुत आते हैं फ्रूट्स जो ज़ाया हो जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से बहुत आते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, मार्केट तक नहीं पहुँचते। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा ये कश्मीर से, AJK से बहुत आते हैं ये तमाम चीज़ें। तो इनको अगर वो जो 30-35% आपकी प्रोड्यूस सब्जियों की ज़ाया हो जाती मार्केट में पहुंचने से पहले, उस वैल्यू एडिशन को करने के लिए स्मॉल टू मीडियम साइज जो क्रेडिट की फराहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए बहुत फोकस किया जा रहा है। शायद आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी। ये है दही स्ट्रैटेजी कि एक तरफ आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, दूसरी तरफ आप वैल्यू एडिशन करें जिससे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और आपको बड़े बड़े एग्रीकल्चरल पार्क्स नहीं बनाने पड़ेंगे। छोटे इंडस्ट्रियल फार्म्स हैं एग्रीकल्चरल लैंड में जहाँ पे उसी इलाके की बनने वाली जो पेरिशेबल्स हैं उनको प्रिजर्व करके वैल्यू ऐड किया जाएगा, जिसमें ये लाइव स्टॉक भी है और बफलो के ऊपर बहुत बात हुई। ये एक हो गई। मैं क्विकली, मुझे पता आपको दीगर मेहमानों की तरफ जाना। अर्बन एरियाज़ में भी 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। जो हमारे मिड स्किल्ड लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, जिसका अभी हम ब्रेक में भी बहुत जिक्र कर रहे थे, उनके लिए स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेज़ का एक अनलीशिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उसको फोकस में लाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो IT है, जो हमारी स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो आपको पता कि पता नहीं 1.5 लाख या कितने हर साल IT ट्रेंड हमारे इंजीनियर्स और IT ट्रेंड लोग निकलते हैं डिप्लोमास के साथ, उनको ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर हमारी वज़ीर बड़ी मेहनत भी कर रही हैं कि उनको
ग्लोबल वैल्यू चेन्स में डाला जाए। तो जब आप इसको जायज़ा लें, मैं लार्ज सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कम से कम यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि बड़ी फोकस्ड, सेक्टर स्पेसिफिक, सेगमेंट स्पेसिफिक, दही, अर्बन, रूरल, अर्बन के अंदर 2 सेगमेंट्स मीडियम स्किल्ड एंड हाई स्किल्ड, रूरल के अंदर 2 सेगमेंट्स फार्मर और वैल्यू एडेड, इस तरह की एक स्ट्रेटजी का मुरक्कब बना के इंशाल्लाह इसको लेकर आगे चलेंगे। शफी जान साहब, जॉब क्रिएशन, क्या सूबाई सतह पर भी आप लोगों के सामने कोई ऐसी हिकमत अमली है? अगर वफाक से उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही तो सूबे खुद भी कर सकते हैं, बहुत बजट है सूबों के पास। पंजाब के पास कुछ 5,500 अरब, 3,500 अरब सिंध बैठा हुआ है, आपके पास भी कई हज़ार अरब है, तो कुछ सूबे भी कर सकते हैं इसके ऊपर काम। नदीम साहब, इस बार जो बजट खैबर पख्तूनख्वा का होगा, जो बिल्कुल इस वक्त तैयार है और हम इमरान खान साहब से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके लिए हमने पिटीशन भी जमा की हुई है और हाई कोर्ट उस पर जो भी फैसला करता है वो भी सामने आ जाएगा। अगर हमारी मुलाकात नहीं होती तो ये मामला हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखेंगे। जहाँ तक आपने जॉब क्रिएशन की बात की, बिल्कुल ये सबसे बड़ा मसला जो खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त अगर दरपेश है, अमन व अमान के बाद वो जॉब क्रिएशन है। यहाँ पर रोज़गार के इतने मौके नहीं है जितने होने चाहिए थे। फिर यहाँ पे एक नौजवानों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। हमने पहली बात जब ये ज़म अज़ला की थी तब भी सीएम अफरीदी साहब की स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड पड़ी है कि अगर हमें ये पैसे बर वक्त मिलते तो हम फाटा में, जो कि साबका फाटा है, उसमें हम जॉब क्रिएशन के लिए काफ़ी जो है स्टेप्स ले सकते थे, हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो पैसे हमें नहीं मिले। लेकिन अभी जो सूबों के पास, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़ेडरल के मुकाबले में सूबों के पास पैसा भी ज़्यादा है और 18 अमेंडमेंट के बाद ज़्यादातर पावर भी सूबों के पास है, फाइनेंशियली भी पावर भी ज़्यादा है। तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस बार एम्फसाइज़ कर रही है और जब हमारा बजट आएगा तो उसमें एक हम ख़ास पोर्शन अपने नौजवानों के रोज़गार के लिए रख रहे हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अफरीदी साहब खुद बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे। सही। जावेद कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है जनाब? बिल्कुल आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, ये फरमाइएगा कि कोई तजवीज़ ऐसी दें कि पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू हो जाए, कोई जीडीपी ग्रोथ, इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाए, कुछ ऐसे कोई तरीकाकार है, कोई हुकूमत को समझाया जाए कि ये काम करें तो ये काम हो सकता है? थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों को देखना चाहिए जो टर्की ने मेजर्स अनाउंस किए हैं। टर्की ने इनकम टैक्स 8% कर दिया है। टर्की ने देखा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, वो कैपिटल अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त पॉलिसियां अनाउंस की हैं कि आप देखेंगे कि अगले 2-4 साल में टर्की में कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो उसी डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ लें तो उसमें इतनी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं सर कि टैक्सेस हमें कम करने पड़ेंगे। हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर पे टैक्सेस बहुत हैवी डालते हैं। हम अपने इंडिविजुअल्स जो प्रोफेशनल्स हैं उन पे इतने हाई टैक्सेस हैं कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स नहीं बनते। तो इस बजट में जी हमें टैक्सेस काटने पड़ेंगे ताकि बिजनेस सेक्टर को और इन्वेस्टमेंट को एक ग्रीन सिग्नल मिले कि आप अगर इन्वेस्ट करें तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर हुकूमत कहती है कि उनके पास फिस्कल स्पेस नहीं है तो उनको फिर एक डायरेक्शन देनी चाहिए और एक टारगेट डेट देनी चाहिए कि चलें जी अगले 1 साल में या 2 साल में हम सुपर टैक्स खत्म कर देंगे, हम कॉर्पोरेट टैक्स 20% पे ले आएंगे या 25% पे ले आएंगे, हम सेल्स टैक्स काटेंगे। अगर आप इंसेंटिव नहीं देंगे फॉर्मल सेक्टर को और आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। इस किस्म की गैप नहीं रह सकता कि एक सेक्टर को आप इंसेंटिव दे रहे हैं और एक सेक्टर को आप डिस्करेज कर रहे हैं। सर, सरमाया नहीं पाकिस्तान में आ रहा, नई सरमायाकारी नहीं हो रही, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे, बरामदात आपकी पिछले साल से कम है, ऊपर नहीं गई, गिर गई है, नीचे को 5-6% नीचे है। तो वी आर इन सीरियस ट्रबल। हमारी एक सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी जिसकी वजह से हर 6 महीने के बाद हम IMF के आगे हाथ बांध के बाकायदा हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, डॉलर कोई नहीं है हमारे पास। तो FDI चाहिए आपको और एक्सपोर्ट्स में इजाफा चाहिए, क्या करें उसके लिए? बिल्कुल जी। अब देखें, अब आपको इंसेंटिव्स देने हैं एक्सपोर्ट सेक्टर को आपने फुली सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट सेक्टर आपको 4-5 चीजें बता रहा है। आप एडवांस टैक्स कम करें, आप कुछ स्कीमें वापस लाएं, बिजली की कीमत कम करें। बिजली की कीमत हमारी 2 या 3 टाइम्स दैट है, तो आप अपने रीजनल कंपेटिटर्स के साथ कैसे कम्पीट करेंगे? आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी कॉस्ट जो है वो 3 टाइम्स है वियतनाम से या बांग्लादेश से, तो आप कैसे आगे जाएंगे?
तो जी ये हमें अब थोड़ी सी हमें सोच की जरूरत है, एक प्लानिंग की जरूरत है, एक 5-7 साल की प्लान की जरूरत है कि अगर हमने एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है तो इसमें फिर हमें पॉलिसीज ऐसी लगानी पड़ेंगी जो 5 इयर्स में रिटर्न देंगी आपको। ओवरनाइट ये नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट सेक्टर को। डॉक्टर मुसद्दिक साहब से पूछते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि IMF का प्रोग्राम जो उसकी कंडीशनैलिटीज़ है ना, जो प्रोग्राम में उसने शराइत लिखी हुई हैं वो हमने पूरी करनी है। उस चक्कर में इकॉनमी को हमने किल कर दिया। स्टेबलाइजेशन में वैसे तो वो ग्रोथ किल ही करते हैं, डिमांड मैनेजमेंट यही करते हैं, लेकिन हमने ओवर किल कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है उसमें। तो रिवाइवल की तरफ भी जाना चाहिए आप। जी नहीं, मेरे ख्याल में कुरैशी साहब की तमाम जो तजावीज़ हैं, अगर आप गौर करें, अगर मैं अपने तरीके से उसको समराइज़ करने की कोशिश करूं तो टैक्स में घटाव जो है एक अहम चीज़ है और एक रीज़नेबल टैक्स ब्रैकेट में आना चाहिए और सबको आना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको रिटेल की एग्जांपल दी है। और हमें उम्मीद भी है और काफ़ी हद तक यकीन है स्ट्रैटेजी की वजह से। दुआ करनी चाहिए सर रिटेलर्स के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, मैं बहुत अरसे से रिपोर्टिंग करता हूँ जी, रिटेलर्स हमारे साथ हमेशा यही करते हैं। अच्छा, आज दिला के बाद में कुछ और कर रहे हैं। चले कोशिश करते हैं इस दफ़ा तो, क्योंकि वो खुद ऐलानात कर रहे हैं तो हमें बड़ी उम्मीद है कि वो आएंगे। और अगर देखिए ना, अगर इकॉनमी श्रिंक करेगी तो वो भी तो इसी इकॉनमी का हिस्सा है। अगर वो सारा टैक्स जो है चंद इंडस्ट्रियलिस्ट देते रहेंगे तो इंडस्ट्रीज बंद होती रहेंगी, इम्पोर्ट्स बढ़ती रहेंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा, तो फिर वो उनको भी, अब सब लोगों को, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज वाले सेक्टर, इसमें देखिए 2-3 टैक्सेस तो सूबों के हैं। आपको मालूम है एग्रीकल्चर का टैक्स जो है वो सूबों का है कलेक्शन का, इसी तरह सर्विसेज का टैक्स, सर्विसेज जो हैं वो सूबों की टैक्स कलेक्शन है, उसमें भी इंशाल्लाह इजाफत होगी। और ये भी सेक्टर अगर रिटेल का आ जाता है तो बेहतर होगा। दूसरा उन्होंने जो कहा वो आपने भी जिक्र किया कि देखें ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे हमने लानी है, लेकिन ये इसका उल्टा ताल्लुक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है महंगाई से। इस वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे लाने के लिए महंगाई को नीचे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऊपर भी काम कर भी रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी शाबाश देनी चाहिए कि इकॉनमी को अच्छा मैनेज किया, फिर ऊपर गई है, इंशाल्लाह फिर इसको कंट्रोल करेंगे। मगर कंट्रोल इसी तरह होगा कि पॉलिसीज़ के ज़रिए, मार्केट के ज़रिए उसको कंट्रोल करके नीचे लाया जाए, रादर दैन बैंक्रप्सी की तरफ पूरा मुल्क ले जाए। तीसरी जो उन्होंने बात किया है बहुत अच्छा, वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है। और आपने देखा है कि पिछले 1-2 साल में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लिए बिजली की कितनी कीमत कम की गई है। अभी भी वो कहते हैं ज़्यादा है, हम मानते हैं। उसके अलावा अब जो नई स्कीम आ रही है जिसमें इजाज़त दी जा रही है कि जो सोलर एनर्जी बन रही है, विंड एनर्जी बन रही है, आप डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं। बिडिंग के अंदर कंपनियां जो हैं आने वाले वक्त में वो सस्ती करने के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो है आपके मौजूदा वज़ीर साहब ने किया, जिन्होंने हाउस होल्ड के तो ऊपर बेड़ा ही गर्क कर दिया, लेकिन कैपेसिटी टैक्स लगा दिया जी। और वो सोलर के ऊपर भी बहुत डिस्करेजिंग पॉलिसी। टाइम खत्म हो गया, इसको यहाँ ब्रेक लेंगे, लेकिन ये सोलर वाला इशू दोबारा अगर आप जब भी मुनासिब समझे बात करें। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शफी जान साहब, जावेद कुरैशी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।